हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में उद्योग का। इस क्लास से पहले हमने 4 प्रकार के बड़े उद्योगों का भारत के संदर्भ में अध्ययन किया है। आज हम 5वें प्रकार का बड़ा, आधारभूत और महत्वपूर्ण उद्योग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है चीनी उद्योग। जिस प्रकार से हमने बात की थी सूती वस्त्र उद्योग की, कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास भारतीय कुटीर उद्योग परंपरा में हो गया था, ठीक उसी प्रकार चीनी उद्योग का विकास भी भारतीय कुटीर उद्योग परंपरा में हो गया था। तो चलिए इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। किस प्रकार का उद्योग है? कृषि पर आधारित उद्योग। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है और कृषि आधारित उद्योगों में दूसरे नंबर पर है। जितने भी उद्योग कृषि पर आधारित है उनमें से एक चीनी उद्योग है और कृषि आधारित उद्योगों में दूसरे नंबर पर है। तो प्रथम नंबर पे कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग प्रथम स्थान पर और चीनी उद्योग द्वितीय दूसरे स्थान पर है कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में। अब देखिए, 3000 ईसा पूर्व चीनी उद्योग का विकास कुटीर उद्योग के रूप में हो गया था। चीनी उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो लगभग 3000 ईसा पूर्व भारत की कुटीर उद्योग परंपरा में चीनी उद्योग का विकास हो गया था। इसके अतिरिक्त साक्ष्य वैदिक साहित्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका। वैदिक साहित्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका, इन ग्रंथों में, इन साहित्यिक ऐतिहासिक पुस्तकों में भी वर्णन किया गया है कि भारतीयों द्वारा गन्ने से गुड़ और खंडसारी बनाने की कला भारत में व्याप्त थी। मेगस्थनीज की इंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र और वैदिक साहित्य में भी भारतीय कुटीर उद्योग परंपरा में चीनी निर्माण, चीनी गन्ने से गुड़ और खंडसारी बनाने का कार्य किया जाता था। खंडसारी भी चीनी के ही समकक्ष होती है। तो लगभग प्राचीन काल में भी भारतीय कुटीर उद्योग परंपरा में भारत में चीनी उद्योग विकसित था। आगे देखिए, अब भारत में संगठित रूप से आधुनिक औद्योगिक विकास चीनी उद्योग का कब किया गया? पहला प्रयास 1841 और 42, परिणाम असफल। दूसरा प्रयास किया गया 1899, इस बार भी परिणाम क्या रहा? असफल। यानी 1841-42 और 1899 में चीनी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो संगठित प्रयास किए गए वे संपूर्ण रूप से क्या रहे? असफल। सफलता नहीं मिली। उसके बाद सफल प्रयास किया गया 1903 में। 1903 में पहले जब 1841-42 और 1899 में संगठित प्रयास असफल हो गए थे, तो 1903 में दोबारा प्रयास किया गया और ये क्या रहा? सफल। तो भारत में संगठित रूप से चीनी उद्योग का सफल प्रयास कब किया गया? 1903 में। कहां स्थापना की गई उद्योग की? प्रथम मील की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा मंढौर, सारण जिला बिहार में की गई, या बिहार के सारण जिले के मंढौर नामक स्थान पर अंग्रेजों ने 1903 में भारत में प्रथम चीनी मील की स्थापना की थी। यह भारत का प्रथम सफल प्रयास था चीनी उद्योग के क्षेत्र में। तो यहां तक समझ पाए होंगे आप, भारत में संगठित उद्योग के रूप में चीनी उद्योग का प्रारंभ 1903 में हो गया था। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। फिर 1903 के बाद 1932 में भारत में कुल 35 चीनी मिलों की स्थापना हो गई थी। उसके बाद 1951 में 138 मिलों की स्थापना हो गई थी।
फिर 31 अगस्त 2004, 31 अगस्त 2004 में 701 मिलें भारत में स्थापित हो चुकी थी। 701 मिलें 31 अगस्त 2004 में भारत में स्थापित हो चुकी थी। अब ये मिलें निजी क्षेत्र की भी थी, सहकारी क्षेत्र की भी थी और सार्वजनिक क्षेत्र की भी थी। देखते हैं 701 में से संख्या कितनी थी। निजी क्षेत्र की मिलें थी 334, सार्वजनिक क्षेत्र की थी 43, और सहकारी क्षेत्र की मिलों की संख्या थी 324। तो 2004 में कुल 701 मिले और 701 में से 334 निजी क्षेत्र की, 43 सार्वजनिक क्षेत्र की और 324 सहकारी क्षेत्र की मिलें भारत में स्थापित हो गई थी 2004 तक। अब हम बात करते हैं भारत में उद्योग के स्थानीयकरण की। चीनी उद्योग का भारत में स्थानीयकरण किस प्रकार से हुआ या किन परिस्थितियों में हुआ, उनकी बात करते हैं। तो चीनी उद्योग भी लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इन सभी उद्योगों की भांति भार ह्रास, भार में कमी वाला उद्योग है। भार ह्रास या भार में कमी वाला उद्योग है, यानी कच्चे माल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और तैयार माल की प्राप्ति बहुत ही कम होती है। तो जो चीनी उद्योग है उसमें चीनी मिल की स्थापना गन्ना उत्पादन केंद्रों में करना ही मजबूरी है। चीनी उद्योग के मामले में ये मजबूरी है कि ये भार ह्रास, भार कमी वाला उद्योग है, इसलिए इसको गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाए। क्यों किया जाए? देखिए, कच्चे माल के रूप में 100 किलोग्राम गन्ना से 9 से 12 किलोग्राम चीनी प्राप्त होती है। 1 क्विंटल कच्चा माल, 100 किलोग्राम कच्चा माल यानी गन्ने से 9 किलो से लेकर 12 किलो तक चीनी प्राप्त होती है। तो देखिए कितनी भार में कमी आई, भार ह्रास कितना हुआ। 100 किलोग्राम गन्ने से मात्र 9, 10, 11 या 12 किलो चीनी प्राप्त होना भार में बहुत ही बड़ी कमी है। तो ऐसी परिस्थितियों में गन्ने का परिवहन करने की बजाय चीनी का परिवहन करना बहुत ही सरल और सुगम रहता है। इसलिए ये मजबूरी है कि परिवहन लागत को कम करने के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ की जाए? गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में। समझ पाए होंगे? आगे देखिए, चीनी का उत्पादन लागत का 60% व्यय गन्ने पर ही हो जाता है। चीनी उत्पादन करने में कुल व्यय, जितना कुल व्यय होता है, कुल खर्च होता है, उसका 60% तो सिर्फ गन्ने में ही खर्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी भार हानि होती है। 100 किलोग्राम गन्ने से मात्र 9 से 12 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति होती है। तो कुल लागत का 60% व्यय किसमें हो जाता है? गन्ने में। आगे देखिए, गन्ना कटाई के 24 घंटे के अंदर ही उसकी पिराई हो जानी चाहिए। वो शुगर मिल तक पहुंच जाना चाहिए और शुगर मिल में उसकी पिराई हो जानी चाहिए कटने के अगले 24 घंटे में ही। यदि नहीं ले जाएंगे तो धीरे धीरे वाष्पीकरण से गन्ना सूखने लगेगा, और सूखने लगेगा तो क्या नुकसान होगा? पिराई में देरी होने से सुक्रोज की मात्रा घट जाएगी। सुक्रोज की मात्रा घटने से 100 किलोग्राम से जो 9 से 12 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति हो रही है, उस 9 से 12 किलोग्राम की क्षमता में भी कमी आ जाएगी। तो इसलिए चीनी उद्योग की स्थापना सदैव कच्चे माल वाले क्षेत्र में अर्थात गन्ना उत्पादन क्षेत्र में ही करना मजबूरी होती है। इसलिए अधिकांश उद्योगों का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां गन्ने का उत्पादन होता है। समझ पाए होंगे आप? अब हम बात करते हैं कि चीनी उद्योग की उन्नति किस प्रकार से संभव है, या यूं कहें चीनी उद्योग की उन्नति के संदर्भ में सुझाव। हम लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि चीनी उद्योग को और अधिक विकासशील बनाया जा सके और अधिक प्रगतिशील बनाया जा सके? तो एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला है उचित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। जो चीनी उद्योग हैं उनके बारे में समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाए।
निरीक्षण किया जाकर उनमें स्थित कमियों को दूर किया जाए और कमियों को दूर कर उत्पादन को बढ़ाया जाए। अगला देखिए, पुरानी के स्थान पर नवीन मशीनों का उपयोग किया जाए। जो पुराने समय से जो औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक संयंत्र लगे हुए हैं, जिनकी मशीनें और मशीनों के कलपुर्जे पुराने हो चुके हैं, जिनसे गन्ने से चीनी के उत्पादन में कमी आती है, ऐसी परिस्थितियों में नवीन मशीनरी का उपयोग किया जाना चीनी उद्योग के लिए या चीनी उत्पादन के लिए उन्नति युक्त होगा। अगला देखिए, मिल की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में होना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं कि 100 किलोग्राम गन्ने से 9 से 12 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति होती है। जब गन्ने को काटा जाता है तो उसको अति शीघ्र अगले 24 घंटे में ही औद्योगिक इकाई तक पहुंचाना होता है। यदि उसे औद्योगिक इकाई तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो क्या होगा? सुक्रोज की मात्रा में कमी आ जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? 100 किलोग्राम से 9 से 12 किलोग्राम जो चीनी प्राप्त हो रही है, उस 9 से 12 किलोग्राम की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक नियम बना दिया जाए कि जो मिलें हैं उनकी स्थापना कहाँ की जाए? उत्पादन केंद्रों के समीप, तो अधिकाधिक चीनी का उत्पादन किया जा सकता है और परिवहन लागत को भी कम किया जा सकता है। अगला देखिए, गन्ना अनुसंधान पर बल दिया जाए। गन्ने पर अधिकाधिक अनुसंधान किया जाए ताकि अनुसंधान से उत्तम क्वालिटी का, उच्च श्रेणी का गन्ना बोया जाए, ताकि कच्चे माल से अधिकाधिक चीनी की प्राप्ति की जा सके। तो इसमें अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान कर कृषि में विकास किया जाए। कृषि में विकास से गन्ने का उत्पादन, गन्ने के उत्पादन से उसमें सुक्रोज की मात्रा बढ़े। 100 किलोग्राम गन्ने से 9 से 12 किलोग्राम जो चीनी प्राप्त हो रही है, उसे 15 से 20 किलोग्राम तक किया जाए। तो इस प्रकार से अनुसंधान कर उच्च श्रेणी का बीज, उच्च श्रेणी के गन्ने की प्राप्ति की जा सकती है। अगला देखिए, गन्ना की कीमत का निर्धारण गुण यानी उसके रस के आधार पर हो। गन्ने की कीमत है वो उसके वजन के अनुसार ना हो। एक किसान है जिसके गन्ने की जो क्वालिटी है वो कमजोर है, तो उससे कच्चे माल से चीनी की प्राप्ति कम होती है। दूसरा किसान है जिसके गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिससे 100 किलोग्राम से अधिकाधिक, 9 से 12 किलोग्राम, 12 से अधिक भी चीनी प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में गन्ने की कीमत उसके वजन के आधार पर ना होकर उसमें व्याप्त गुण यानी उसके रस पर आधारित हो। उस गन्ने से चीनी की प्राप्ति कितनी हो रही है, उस चीनी की प्राप्ति के आधार पर गन्ने की कीमत का निर्धारण किया जा सके। आगे देखिए, श्रमिकों के लिए वर्ष भर रोजगार की व्यवस्था। वो सारे श्रमिक जो चीनी उद्योग में कार्यरत हैं, और कुशल श्रमिक ही किसी भी औद्योगिक इकाई के विकास का आधार होता है। तो एक समय विशेष में जब चीनी का उत्पादन हो रहा है, जब गन्ने की कटाई हो रही है, उस समय में रोजगार प्राप्ति के बाद श्रमिकों को अन्य समय में रोजगार नहीं मिलेगा, तो वे रोजगार प्राप्ति के लिए अन्यत्र चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब चीनी का उत्पादन होगा, श्रमिकों की आवश्यकता होगी, उस समय कुशल श्रमिक नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था राजकीय स्तर पर भी, निजी स्तर पर भी और औद्योगिक श्रेणियों के स्तर पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि श्रमिकों के लिए वर्ष भर रोजगार उसी क्षेत्र में बना रहे और उनका पलायन ना हो, ठहराव अधिकाधिक हो, ताकि औद्योगिक इकाई में आवश्यकता होने पर कुशल श्रमिकों का उपयोग किया जा सके और अधिकाधिक उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अगला देखिए, गौण उपजों का भी पूर्ण उपयोग किया जाए। गन्ने में, गन्ने की बुआई के साथ साथ, गन्ने के उत्पादन के साथ साथ जो गौण उपजें उसके अतिरिक्त जो प्राप्त होती हैं, उनका भी उपभोग 100% किया जाए, ताकि उससे भी जो किसान है, जो गन्ने का उत्पादन करने वाला है, उत्पादन करता है, उसको भी अधिकाधिक लाभ मिल सके। उसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाई में जो गौण उपजे हैं चीनी के अलावा, उनका भी अधिकाधिक उपयोग किया जाए ताकि औद्योगिक इकाई लाभकारी बन सके। तो इस प्रकार से चीनी उद्योग में उन्नति लाई जा सकती है। अगला देखिए, कर व्यवस्था में सुधार किया जाए। चीनी उद्योग के विकास हेतु कर व्यवस्था, जो टैक्स प्रणाली है, उसमें सुधार किया जाए
कम से कम टैक्स लगाए जाएं और अनेक प्रकार की चीनी उद्योगों को लाभान्वित करने वाली लाभकारी योजनाएं बनाई जाएं ताकि चीनी उद्योग को बढ़ावा मिल सके, उन्नति मिल सके। अगला देखिए, किसान के गन्ने का भुगतान बेचान के समय ही किया जाना चाहिए। जो किसान है, जो गन्ने को उत्पादित करने वाला है, गन्ने का उत्पादन करने वाला है, उसको गन्ने को बेचने के साथ ही उसकी कीमत का भुगतान कर देना चाहिए ताकि समय पर जब किसान को पैसा मिलेगा तो अगली बार वो दुगनी एनर्जी के साथ अधिकाधिक उत्पादन कर पाएगा और गन्ने का अधिकाधिक उत्पादन होगा तो चीनी उद्योग भी विकास कर पाएगा, उन्नति कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन सभी सुझावों के माध्यम से चीनी उद्योग में उन्नति लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया चीनी उद्योग के विकास क्रम का, उसके स्थानीयकरण का और उसकी उन्नति के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं चीनी उद्योग के वितरण का। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग के वितरण की कि भारत के कौन कौन राज्यों में, किस किस राज्यों में चीनी उद्योग का वितरण हुआ है या केंद्रण हुआ है। तो देखिए, पहला राज्य वितरण की बात करें तो भारत में 90% चीनी उद्योग का 90% यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में तैयार किया जाए। जितना चीनी का उत्पादन संपूर्ण भारत में होता है उसका 90% उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि ये सभी राज्य भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। 2015-2016 तक उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था मिलों की संख्या और कुल उत्पादन की दृष्टि से। कुल उत्पादन की दृष्टि से और मिलों की संख्या की दृष्टि से 2015-16 तक उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। 15-16 के बाद उत्तर प्रदेश मिलों की संख्या की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से भी दूसरे स्थान पर आ गया और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आ गया। समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना नदी का दोआब और तराई क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआब और तराई क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। उसके अतिरिक्त रेल परिवहन की सुगमता भी चीनी उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है। और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक प्रत्येक रेलवे स्टेशन के पास एक चीनी उद्योग की स्थापना की गई है, जिससे परिवहन के माध्यम से तैयार माल को या उत्पादित माल को निर्यात किया जा सके। अब आता है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। 2015-16 तक मिलों की संख्या और उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। 2015-16 के बाद प्रथम स्थान पे आ गया महाराष्ट्र, मिलों की संख्या की दृष्टि से भी और चीनी के उत्पादन की दृष्टि से भी। तो 15-16 के बाद वर्तमान तक महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में और मिलों की संख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राष्ट्र है। महाराष्ट्र में कुल कितनी मिलें हैं? 134। कुल मिलों की संख्या कितनी? 134। और महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख केंद्र चीनी उत्पादन करने वाला अहमदनगर, जिसमें अकेले में 11 मिलें स्थापित हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र है, या यूं कहें अहमदनगर में सर्वाधिक चीनी उद्योग का केंद्र हुआ है और यहां पर 11 मिलें स्थापित की गई है। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। चीनी उत्पादन आंध्र प्रदेश में गोदावरी के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में ही हुआ है। गोदावरी नदी के पूर्व में और पश्चिम में जो जिले हैं उन्हीं जिलों में चीनी उद्योग का विकास हुआ है और उनमें भी मुख्य हैं कृष्णा, विशाखापट्टनम और निजामाबाद।
जहां पर चीनी उद्योग का केंद्रण हुआ है। अगला राज्य देखिए कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 11 मिलें हैं और जिनमें से 3 सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। कर्नाटक में कुल 11 मिलें और 11 में से 3 सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं और बेलगाम और रायचूर प्रमुख चीनी उत्पादन केंद्र हैं। अब हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है बिहार। उत्तरी बिहार, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में प्रमुखतः चीनी उद्योग विकसित हुआ है, या यूं कहें उत्तरी बिहार मुख्य चीनी उत्पादक क्षेत्र है। बिहार के चंपारण, सारण, दरभंगा और पटना प्रमुख क्षेत्र हैं जहां चीनी उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है, या यूं कहें अग्रणी चीनी उत्पादक क्षेत्र है। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु हम लोग जानते हैं कि तटीय क्षेत्र वाला राज्य है, तो तटीय परिस्थितियां होने के कारण यहाँ की समुद्री हवाओं के कारण, समुद्री हवाओं में आर्द्रता होती है, नमी होती है, जिसके कारण यहाँ के गन्ने में मिठास अधिक होती है। गन्ने में मिठास अधिक होती है तो सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है और फिर जो चीनी का उत्पादन होता है वो भी अन्य राज्यों की बजाय यहाँ की चीनी के गन्ने में अधिक उत्पादन होता है। यहाँ के मुख्य केंद्र कोयंबटूर, अरकाट, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम। रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली, अरकाट और कोयंबटूर तमिलनाडु के प्रमुख चीनी उद्योग के केंद्र हैं, या यूं कहें यहाँ चीनी उद्योग का विकास अधिक हुआ है। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में केशोरायपाटन, बूंदी का केशोरायपाटन और श्री गंगानगर, ये 2 ही क्षेत्र हैं जहां पर चीनी मिल की स्थापना की गई है या चीनी उद्योग का केंद्रण हुआ है। अगला आता है पंजाब। पंजाब में नवा शहर, अमृतसर, गुरदासपुर, धूरी, होशियारपुर, इन जिलों में चीनी उद्योग का केंद्रण हुआ है या चीनी उद्योग का विकास हुआ है। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा का रोहतक, पलवल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, इन क्षेत्रों में चीनी उद्योग का विकास हुआ है। अगला आता है गुजरात। गुजरात का अहमदाबाद और भावनगर प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। अंतिम आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का हावड़ा, मुर्शिदाबाद, बसीरहट और बेल्डो। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से क्षेत्र? बेल्डो, बसीरहाट, मुर्शिदाबाद और हावड़ा। इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में चीनी उद्योग विकसित हुआ है, चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने भारत में चीनी उद्योग के वितरण का अध्ययन किया। किस राज्य में, भारत के कौन कौन से राज्यों में चीनी उद्योग विकसित हुआ है और प्रत्येक राज्य की जहां चीनी उद्योग विकसित हुआ है उसकी स्थिति चीनी के उत्पादन के अनुसार किस प्रकार से है। तो आज हमने अध्ययन किया चीनी उद्योग का, एक 5वें बड़े उद्योग का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसका अध्ययन करते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो क्लास में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।